आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने जो कंप्लीट किया था टॉपिक उसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या था? बायोटेक्नोलॉजी क्या था? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज से प्रोडक्ट बना सकते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट। उसके टाइप्स कौन कौन से थे? उसके 5 टाइप्स थे, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्लांट प्रोडक्शन आता है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आता है जिसके अंदर जेनेटिक प्लांट बनते हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये सब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आता है। रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर जीन थेरेपी आता है और जीन टेस्टिंग आता है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन आता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रोडक्शन आता है और यूजफुल प्रोडक्ट, ड्रग प्रोडक्शन एक्सेट्रा आता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, नए डीएनए को, और उसको सिंथेसिस करके हम यूजफुल प्रोडक्ट का भी सिंथेसिस करते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी स्पेसीज से, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो रेट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, उससे हम डीएनए को आइसोलेशन करेंगे, डीएनए को निकालेंगे, वो कहलाएगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। और आइसोलेशन के बाद में हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे? उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे कि हमारे पास जो डीएनए का हमने निकाला है उसके साथ में कोई और सेल या सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ डीएनए ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन सेकंड स्टेप प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद में कटिंग ऑफ डीएनए। कटिंग ऑफ डीएनए किससे करेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको कहते हैं? जो बायोमॉलिक्यूल्स को कट करने के काम में आते हो, जैसे कि एंजाइम्स। कौन से एंजाइम बताइए? कौन से एंजाइम काम में लेते हैं हम डीएनए को कट करने के लिए? कोई बता सकता है मेरे को? अच्छा, एंडो एंजाइम एंड एक्सो एंजाइम। एंडो एंजाइम क्या काम आते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। और एक्सो एंजाइम कॉपी में से देख देख के बता रहे हो, है ना? हाँ या ना? ऐसा क्यों कर रहे हो? चलिए देखिए, मैं आपको बताती हूँ स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला पॉइंट जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद में हम इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? इंट्रोडक्शन में सीधी सी बात है, बायोटेक के इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया था? बायोटेक के इंट्रोडक्शन में हमने कहा था वो कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, उसका फादर कौन है, उसको किसने बनाया। वैसे ही सिमिलर इसके इंट्रोडक्शन में हम यही करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है,
इसके फादर कौन है, इसको किसने बनाया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, बताइए। बताया था मैंने आपको, बताया था ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोहन एंड बॉयलर ने बनाया था 1973 में, ठीक है। कैसे बनाया था उसने, एक डीएनए को आइसोलेट किया था, उसके साथ में दूसरा और डीएनए जोड़ा गया था, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे इस टेक्नोलॉजी के अंदर, मेथड्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, देन फोर्थ क्लोनिंग वेक्टर्स, देन फिफ्थ blotting, and the sixth is PCR, polymerase chain reaction, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, मेथड में क्या पढ़ेंगे, टूल्स में क्या पढ़ेंगे, क्लोनिंग वेक्टर में क्या पढ़ेंगे, ब्लॉटिंग में क्या पढ़ेंगे, पीसीआर में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन के फादर किसको कहा जाता है, कोहन एंड बॉयलर। 1973 में इन्होंने उसको बनाया था। कैसे बनाया था, उन्होंने एक डीएनए को आइसोलेट किया था। सपोज उन्होंने किसी भी रैबिट का डीएनए या रेड का डीएनए आइसोलेट किया, उसको बैक्टीरियल डीएनए, मैंने कहा था आपको जेनेटिक हाउस जो कहा जाता है वो किस बैक्टीरिया को कहा जाता है, ई कोलाई को। उन्होंने ई कोलाई का डीएनए लिया, उसके साथ में उनको ऐड कर दिया। पहला जो डीएनए था वो किसी और स्पीशीज का था, दूसरा डीएनए जो था वो बैक्टीरियल डीएनए था। दोनों डीएनए को उन्होंने ऐड किया, तो उन दोनों से मिलकर जो डीएनए बना वो कौन सा डीएनए बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये उसके इंट्रोडक्शन में आ गया। मेथड, उन्होंने वो डीएनए कैसे बनाया, उसके लिए कौन कौन से स्टेप उन्होंने किए। उन्होंने उसके लिए जो स्टेप किए, सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या हुआ, एक उन्होंने उस स्पीशीज से डीएनए निकाला जिसका कि उन्होंने रिकॉम्बिनेशन बनाना था, दूसरा उन्होंने बैक्टीरिया से डीएनए निकाला, ठीक है। दो अलग अलग स्पीशीज से डीएनए को बाहर निकालना क्या कहलाता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया, सपोज ये स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज बी है, इन दोनों के न्यूक्लियस में या इन दोनों की सेल में ये डीएनए प्रेजेंट है, ये डीएनए प्रेजेंट है। इन दोनों का डीएनए निकालना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये हमने इन दोनों का डीएनए निकाल दिया है, ठीक है। ये डीएनए क्या है, आइसोलेट डीएनए। पहला स्टेप हमारा, पहला मेथड का पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हमने आइसोलेशन कर दिया इसका, देन इसका प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन क्या, हम लोग पानी पीते हैं, हमेशा नल में पानी छानते हैं, छान के पीते हैं उसको, पहले उसको उबाल के पिया जाता था, अब उसमें एक्वा फिल्टर्स वगैरह आ गए तो हम उससे फिल्टर करके पानी पीते। किस लिए पीते, ताकि हमारे पीने के पानी में अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन हो तो वो सारे फिल्टर हो जाए, वो सारे उस पानी से दूर हो जाए और हम बिल्कुल फ्रेश वाटर को पिए जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं हो। इसी तरीके से ये डीएनए हमने सेल से निकाला है, तो इसके साथ में कोई सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं, कोई और इन्फेक्शन हो सकता है, कोई और सेल अटैच हुई हो सकती है, तो हम इस सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको रिमूव कर देंगे, सिर्फ डीएनए को रखेंगे, तो वो हो जाएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए। दोनों को हमने प्यूरिफाई कर दिया। उसके बाद में इसका थर्ड स्टेप क्या होगा,
इन दोनों को रिकम्बाइन करना, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन डीएनए को कट करेंगे। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। कटिंग ऑफ डीएनए कैसे होगा, एंजाइम्स के थ्रू। कौन कौन से एंजाइम, कटिंग ऑफ डीएनए, ये हमारा तीसरा स्टेप है। ये किससे होगा, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होगी, एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से, क्योंकि डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। कहां पे पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो हम इस डीएनए को कट करने के लिए जो एंजाइम यूज करेंगे उनको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहेंगे, और वो जो एंजाइम होंगे दो तरीके के हैं, एक्सो न्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। पर ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब बाहर, ठीक है, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। एंडो का मतलब इनसाइड। तो हम जो डीएनए को कट करेंगे आरई लिख रही हूं मैं, आरई का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। हम उसको जब डीएनए को कट करेंगे तो डीएनए इस तरीके से कट हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेसिस ए का डीएनए, ये स्पेसिस बी का डीएनए, दोनों डीएनए सेपरेटली कट हो गए। अब हम इनको क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे। उसमें लिखा था मैंने, कटिंग ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। जब हम डीएनए को कट करते हैं तो डीएनए जहां से कट होता है वहां से दो तरीके के एंड बनते हैं। एक तो स्टिकी एंड, स्टिकी एंड मतलब चिपचिपे, जहां पे हम कुछ भी डालें तो चिपक जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेगर्ड, स्टेगर्ड का मतलब ऐसे एंड जहां पे चिपचिपापन नहीं होता, उसके अंदर हम कुछ भी ऐड करें नहीं जुड़ेगा। तो हम इस टेक्नोलॉजी के लिए कौन से एंड यूज करेंगे, ऑब्वियसली जो स्टिकी हो, जो चिपचिपे हो, जो अपने साथ दूसरे डीएनए को बाइंड कर ले। जैसे अब इसका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ बाइंडिंग ऑफ डीएनए।
ठीक है, बाइंडिंग ऑफ डीएनए का मतलब ये हमारा ए का डीएनए था, ये हमारा बी का डीएनए है, इन दोनों को हम एक साथ रख देंगे। ठीक है, एक साथ रख दिया हमने, इसमें सॉल्यूशन भी डाल दिया। उसके बाद में हम ऐसा मानते हैं कि इनको एक साथ रखने के बाद में ये डीएनए आपस में बाइंड हो जाते हैं। ये जो डीएनए बना, ये क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें ये ए का डीएनए है, नीचे वाला बी का डीएनए है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे, इतना सबने कर लिया कंप्लीट? कर लिया? जैसे ही हम कट करेंगे तो वो दो तरीके के एंड बनाएगा, स्टिकी एंड और स्टेगर्ड। स्टेगर्ड का मतलब जो चिपचिपे नहीं होते उनके साथ में हम कोई भी मटेरियल डाले तो वो उसको अपने साथ में ऐड नहीं करेगा। स्टिकी का मतलब चिपचिपापन, जो चिपचिपे एंड होंगे, स्टिकी होंगे, वो अपने साथ में डीएनए को बाइंड कर लेंगे। जैसे ही वो डीएनए उसके साथ में बाइंड होगा, वो डीएनए क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब फोर्थ के बाद में हम फिफ्थ, हाँ हाँ, उनकी, हाँ, नहीं 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 डालेंगे। जैसे ही हम डीएनए को काटेंगे, डीएनए दो तरीके के एंड ऑटोमेटिक देगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ये ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, इसी तरीके से बेस पेयरिंग होती रहेगी, ए टी सी जी। ठीक है, अब यहां पे सपोज ए ये इस तरीके से बेस पेयरिंग है। यहाँ पे ये जो बेस पेयरिंग है ये बिल्कुल कंप्लीट है और ये यहाँ से कट कर देता है आर इसको, तो ये स्टेगर्ड एंड है, मतलब इसको कुछ भी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ बीच में से कट करता है और ये इसका टी जो है सपोज गायब हो जाता है, उस कट के अंदर चला जाता है, तो ये स्टिकी एंड बन गया इसका। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इसको अपना न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कंप्लीट करने के लिए किसी और सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? जब डीएनए को काटा जाता है तो दो तरीके के एंड बनते हैं, एक स्टेगर्ड जहां पे कोई डीएनए ऐड नहीं हो सकता, दूसरा स्टिकी जहां पे हम जो डीएनए चाहे, जो पॉलीमर चाहे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टिकी एंड होंगे, जो चिपचिपे एंड होंगे, वहां पे हम डीएनए को ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिक उसके साथ में ऐड हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा, इसीलिए उसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आया समझ में? मिटा दो सारा? जो फोर्थ स्टेप अपन पढ़ेंगे, फोर्थ फिफ्थ जो भी थे, वो क्या होगा? इंसर्शन ऑफ recombinant DNA into host। ठीक है,
अब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना लिया, अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं, उसकी एग्जैक्ट क्लोनिंग करना चाहते हैं। क्लोन का मतलब समझते हैं? क्लोन का मतलब ये कि जो डीएनए हमने बनाया है उसी की बहुत सारी कॉपीज ऐसे कैसे बन जाए, उसमें कोई चेंज नहीं हो, एक भी बेस पेयर का चेंज नहीं हो, एक भी जीन सीक्वेंस का चेंज नहीं हो, किसी का भी चेंज नहीं हो, किसी भी चीज का एग्जैक्ट रेप्लिकेशन होना या उसका मल्टीप्लीकेशन होना क्लोनिंग कहलाता है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई वेरिएशन नहीं होता, कोई म्यूटेशन नहीं होता। ठीक है, अब ये कह रहा है हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना लिया, लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एज इट इज ऐसे कैसे प्रोडक्शन नहीं दे सकता हमको, ऐसे कैसे ह्यूमन के अंदर नहीं जा सकता, ऐसे कैसे कहीं और नहीं जा सकता। जैसे अपन बिना मोशन के, आप लोग जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे जब तक कि आप उठ के बाहर नहीं आएंगे, वैसे कि वैसे डीएनए खुद चल के कहीं भी नहीं जाएगा, हमको ले जाना पड़ेगा, हमको ले जाना पड़ेगा। उसके लिए हमको व्हीकल्स की जरूरत होती है, वेक्टर्स की जरूरत होती है। जैसे हमें गीता भवन जाने के लिए या गीता भवन से पलाशिया जाने के लिए बाइक की जरूरत पड़ेगी, टैक्सी की जरूरत पड़ेगी, बस की जरूरत पड़ेगी, किसी भी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ले जाने के लिए हमें व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, होस्ट क्या हुआ, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, वो तो होते हैं गेस्ट, और हम लोग क्या हो जाते हैं, होस्ट। कोई भी टीवी चैनल में शो आता है तो उसको होस्ट करने के लिए एक होस्ट रखा जाता है ना। होस्ट का मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी कह दीजिए, जो उस डीएनए को कैरी करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी करके हमारे रिप्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है, क्लोनिंग में हमारी हेल्प करता है, प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है, या उसके मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। आई बात समझ में? आई या नहीं? ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालना, होस्ट क्यों, कौन सा होस्ट होगा अधिकतर, इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस होंगे या बैक्टीरियोफेज होंगे, लेकिन मोस्टली जेनेटिकली इंजीनियर्ड चीजों के लिए हम इकोलाई को यूज करते हैं, तो इसका जो होस्ट होगा वो बैक्टीरिया होगा। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। प्लस ये बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। बताया था, ये इसका प्लाज्मिड है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस बैक्टीरिया में इस डीएनए को रेप्लिकेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड का यूज करेंगे। ठीक है, प्लाज्मिड का जो यूज करेंगे, उस प्लाज्मिड को भी हम कट करेंगे। जैसे ही वो प्लाज्मिड कट होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, उसके साथ में ये डीएनए जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है इसको, हाँ उनकी साइड होती है ना, प्लाज्मिड जो होता है, अभी मैं आगे बताऊंगी, पहले आप ये स्टेप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी। उसके बाद में क्या होगा, इसको हमने बाइंड कर लिया, उसके बाद में ये जो प्लाज्मिड है जैसे जैसे रेप्लिकेशन करेगा, जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता जाएगा, वैसे कि वैसे उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये बढ़ जाएगा तो इसका प्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन मीडिया पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन मीडिया पे सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमने ये जो जीन था या ये जो डीएनए था हमने पेनिसिलिन में से निकाला था, फंगस में से निकाला था, तो वो क्या प्रोडक्शन करता है, पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करता है। अब हमने इसी के अंदर मीडिया में क्या ले लिया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स।
और अगर ये बैक्टीरियल कॉलोनी इस पे ग्रो कर रही है तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जीन, जिसके अंदर पेनिसिलियम प्रोडक्शन का या पेनिसिलियन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। आया समझ में? अभी बताती हूं मैं प्लाज्मिड का, पहले आप इसका देख लीजिए। ये बात आई समझ में? हमने इसको प्लाज्मिड में डाल दिया, ठीक है। प्लाज्मिड में डालने के बाद में डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए अपनी साइज में इंक्रीज करेगा, अपनी कॉपीज में इंक्रीज करेगा। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनके क्या होते हैं, नंबर्स बढ़ते जाते हैं। उसी तरीके से ये जैसे जैसे रेप्लिकेशन करेगा उसी तरीके से इनके नंबर्स और इनकी लेंथ, डीएनए की लेंथ और डीएनए का नंबर बढ़ता जाएगा और बैक्टीरियल कॉलोनीज भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है, ठीक है। हमने जैसे ही बैक्टीरियल कॉलोनीज बन गई उसके बाद में हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो हुई है इसके अंदर वास्तव में हमारा डाला गया जीन है या नहीं, ठीक है। इसके लिए हम सिलेक्शन मीडिया लेंगे। उस सिलेक्शन मीडिया में हमने जीन लिया था पेनिसिलिन के लिए, या हमने कोई जीन लिया था इंसुलिन के लिए, कोई भी जीन। तो अगर हमने वही मीडिया के अंदर वही चीज डाल देंगे, जैसे पेनिसिलिन लिया तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डाल देंगे, इंसुलिन लिया तो इंसुलिन डाल देंगे। और अगर ये बैक्टीरियल कॉलोनी वहां पे ग्रो करती है, इसका मतलब इनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। और अगर ये बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो नहीं करती, वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट नहीं है, हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। आई बात समझ में? आई या नहीं? ठीक है, अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ऐसे ही इसका जो फिफ्थ स्टेप जो होगा वो होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एंड द नेक्स्ट selection of bacterial colonies for rDNA, ठीक है। ये स्टेप लिख लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा टूल्स एंड वेक्टर्स। लिख लिया? रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? उसी डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनना, उसी का मल्टीप्लिकेशन होना। और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? जो हमने डीएनए डाला है वो मल्टीप्लाई होकर उन सेल्स के अंदर आया है या नहीं, ये देखेंगे। और उसके बाद में बैक्टीरियल कॉलोनी का सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में जैसे ही बैक्टीरियल कॉलोनी सेलेक्ट हो जाएगी तो हम उसको प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे।